आप देख रहे हैं एजेंडा एजेंडा में आज बातचीत कर रहे हैं जिस तरीके से वल्लभ भाई पटेल के मसले पर सियासत हो रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी उनको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के पहले हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में दरअसल आरएसएस के पास राष्ट्रवादी कोई नेता नायक नहीं है, इसलिए आजादी के बाद अपने आप को एक राष्ट्रवादी पार्टी घोषित करने के लिए, राष्ट्रवादी साबित करने के लिए उनको उधार के नायकों की जरूरत है। मेरा सवाल सुधांशु जी ये है कि हेडगेवार जी की आदमकद मूर्ति क्यों नहीं बननी चाहिए, गुरुजी गोलवलकर की आदमकद मूर्ति क्यों नहीं बननी चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्यों नहीं बननी चाहिए, जो आपके अपने नायक हैं, आपकी विचारधारा में बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, पटेल की क्यों? उनकी पहले इनकी पूजा होनी चाहिए, पहले इनकी मूर्ति आप बनाइए, क्यों नहीं उनकी बनाते? देखिए, आपके इस प्रश्न के दोनों भागों का मैं उत्तर दूंगा। जहां तक दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी की बात है, हमारे अनेक राज्य सरकारों ने उनकी मूर्तियां भी बनाई हैं, उनके नाम पे संस्थान भी रखे हैं, उनके नाम पे अनेक योजनाएं भी चलाई हैं। यहां पर विषय यह नहीं है कि कौन किस दल का प्रतिनिधित्व करता, महापुरुषों को हम उस आधार पर बांटेंगे। एक सकारात्मक पक्ष है कि एक महापुरुष जो कि मूलतः हमारे दल का नहीं है, उसके भी अच्छे कार्यों का हम सम्मान कर रहे हैं, उसको नकारात्मक दृष्टि से देखना सीधे सीधे एक नेगेटिव मानसिकता को दर्शाता है। अब आप इस बात पे आइए, अभी जो पंकज जी ने कहा था कि चूंकि संघ के पास या भाजपा के का कोई स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान नहीं था, तो वो स्वयं इतिहास के अच्छे जानकार हैं। कोई भी संगठन बनता है तो उसका एक इवोल्यूशन पीरियड होता है, पहले वो नेसेंट स्टेज में होता है, डेवलप करता, फिर आता है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना और 1940 तक संघ की नागपुर के बाहर केवल 40 शाखाएं थी। यानी 40 के दशक में और 30 के दशक में जबकि कांग्रेस का आंदोलन अपना परवान चढ़ चुका था, उसकी तुलना संघ की शक्ति से नहीं की जा सकती। अब आप आइए आजादी के बाद, ये बात सही है, 40 के दशक में कांग्रेस बहुत जीवंत संगठन था। आप एक मिनट मुझे वाक्य पूरा कर लेने दें। आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार को छोड़कर कोई नेता पैदा हुआ कांग्रेस में? हमारे यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी से लेकर अटल जी, अडवाणी जी और आज मोदी जी जैसे अनेक जनप्रिय नेता जमीन से उठ के खड़े हुए। ये होता है कि हमारा संगठन जब विकसित हुआ तो वो एक जीवंत स्वरूप धारण करके जनता के बीच में आया। इसलिए यह बात कहना उस समय की कालखंड की स्थिति को ध्यान में रखकर न्याय संगत नहीं लगता है। बिल्कुल। आदित्य मुखर्जी जो बात कह रहे हैं सुधांशु जी, क्या आप उनसे सहमत हैं कि भाई नेसेंट स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल नहीं जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बीजेपी अपने आप को हिंदू नेशनलिज्म का रिप्रेजेंटेटिव बताती है, पर उनको नेशनलिज्म कहीं मिलता नहीं है अपने लीडर्स में। जो आपने कहा कि इनका कोई आइकॉन, इनका कोई सिंबल इनको नहीं मिलता है। अब सावरकर को भी चुना उन्होंने पहले, क्योंकि सावरकर शुरू में जेल गए थे, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में एसोसिएटेड थे, पर जेल जाके उन्होंने माफी मांग ली, रिटन माफी मांगी अंग्रेजों से, कहा कि इन योर मर्सी आई कैन रीड आउट हिज रिटन this thing that in your mercy please let me go and if you do I offer you utmost loyalty। तो उसको तो आप आइकॉन बना नहीं सकते। तो एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म है। इन अ मल्टी रिलीजियस कंट्री आप कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदू नेशनलिस्ट है, तो व्हाट अबाउट द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस एंड द अदर्स, है ना? तो यहां पे जब आप एक अपना लीडरशिप बनाना चाहते हैं, नेशनलिज्म का ऑरा अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो आपको कोई दूसरों से बोरो करना पड़ता है। कभी गांधी जी को बोरो करते हैं। अब मोदी जी ने जैसे सद्भावना का किया एक प्रोग्राम, पूरा गांधी का फोटो वोटो लगाया। भाई जो विचारधारा गांधी जी की मर्डर करता है, उसको आप बोरो करना चाहते हैं। अब पटेल को बोरो करना चाहते हैं, जबकि पटेल ने साफ जवाहरलाल नेहरू को लिखा एज होम मिनिस्टर दैट आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि ये गांधी जी के मर्डर का जो कॉन्स्पिरेसी है, इट वाज लेड बाय अ सेक्शन ऑफ हिंदू महासभा, एडवाइज्ड बाय सावरकर, एंड देयर वाज अ क्लोज, सावरकर और आरएसएस में बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप था। अब उस सारे इतिहास को भुला के अब अपने आप को अगर आप पटेल के साथ जोड़ना चाहेंगे तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, मतलब हास्यकर है। आपको लगता है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है? राकेश जी, सवाल इसी बात, कम से कम सुधांशु जी ने एक बात तो ये मान ली अपने तर्क में कि आजादी की लड़ाई के अंदर आरएसएस का कोई रोल नहीं था, उनका कोई नायक नहीं था, उनके आदमी जेल नहीं गए क्योंकि बहुत छोटा संगठन था, उसको बड़ा बनने की कोशिश। एक बात तो कम से कम मान ली कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं था, कोई हिस्सेदारी नहीं थी।
मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि आप पटेल को तो खड़ा करने की कोशिश करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर क्यों नहीं बनाते हैं? आप राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आइए, गुरुजी गोलवलकर को क्यों नहीं खड़ा करते? और आपने कभी देखा कि कांग्रेस आरएसएस के किसी नायक को खड़ा करे? क्या आपने देखा कि लेनिन की पार्टी, लेनिन के अलावा जार को जो है वो अपना नायक बनाने की कोशिश करे? क्या आपने देखा कि माओ की पार्टी जो है वो सन्यात सेन को अपना नेता बनाने की कोशिश करती? आपकी मजबूरी यह है क्योंकि आपके पास राष्ट्रीय नायक नहीं है जिनकी राष्ट्रवाद को लेकर आजादी की लड़ाई से निकले हुए हों। राकेश जी, मुझे अनइंटरप्टेड कुछ बोलने दिया जाए। बोलिए बोलिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका थी, इन्हीं इतिहासकारों को इसलिए नहीं पता चलेगा कि ये सिलेक्टिव हिस्टोरियन हैं जी। 1932 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो हेडगेवार ने सरसंघचालक के पद से इस्तीफा देकर संघ के हजारों स्वयंसेवकों के साथ गिरफ्तारी दी। हेडगेवार 1 वर्ष तक जेल में बंद रहे। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संघ के शाखाओं को बंद करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया और 1945 में संघ के कैंप्स को बंद करने के लिए कैंप्स एंड परेड एक्ट लाया, ऑर्डिनेंस लाया, जिससे संघ के कैंप्स को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। नंबर दूसरी बात रही कि जहां तक संघ के पास नायक नहीं है, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा का अधिष्ठान है वह अधिष्ठान है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता में जो भी विश्वास करता है, देश के लिए जो भी काम करता है, उसको हम नायक मानेंगे। इसी तरह से सरदार पटेल और संघ के बीच जो आइडियोलॉजिकल कॉमनलिटी है, जिसको कल तक वामपंथी नकारते थे, जिस पटेल को वामपंथी, पी सुंदरैया का मैं एक स्टेटमेंट सुनाता हूं जो स्टेट्समैन अखबार में छपा था। आरएसएस, हिंदू महासभा एंड सरदार पटेल असैसिनेटेड महात्मा गांधी। बताइए, ये वामपंथी इतिहासकार हमें बताएंगे इतिहास क्या होता है। एक और मैं अंतिम बात में पूछना चाहता हूं जी। 7 अक्टूबर 1949, एक बात बस, 7 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस की क्या बाध्यता थी कि संघ के लोगों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया? दूसरी बात जी, 6 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने संघ के लोगों से अपील की कि आप संघ अब कांग्रेस में शामिल हो जाइए। जी। एक और, जवाहरलाल नेहरू ने फूड कैंपेन करने के लिए जब आर.के. पाटिल जो फूड कमिश्नर थे, जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि फूड कैंपेन में हमें संघ के सहयोग की जरूरत है, तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों का सहयोग लो। जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में संघ के स्वयंसेवकों को रिपब्लिक डे परेड में क्यों बुलाया? यदि संघ सांप्रदायिक है, यदि संघ फांसीवादी है, तो फिर संघ के साथ यह बर्ताव क्या? संघ को जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की राजनीति में अपने विरोधियों को हाशिए पर ठेलने के लिए उपयोग किया है। उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन जब चुनाव जीत गए कांग्रेस के अध्यक्ष, राकेश जी, तो आपने नेहरू ने उन्हें संघ माइंडेड कहकर उनको आइसोलेट करने की कोशिश की। राकेश जी, संघ के पास अपने आइकन्स हैं। राकेश संघ के पास अपने आइकन्स हैं। भारत का ही आइकन संघ का आइकन है। राकेश जी, संघ के आइकन है। राकेश जी, पटेल संघ के आइकन है। पुरुषोत्तम दास संघ के आइकन है। राकेश जी, आपने अपनी बात रखी, नहीं करता है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन आपने ये भी कहा कि इतिहासकार सिलेक्टिव हैं। आपने कहा गांधी जी की हत्या पर आपको बहुत गुस्सा और तकलीफ है। मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं, और वो जानकारी ये है कि नाथूराम गोडसे का स्मारक लंबे समय तक आरएसएस के मुख्यालय में लगा रहा और उसके नीचे लिखा हुआ था सूचना एकदम गलत है, निराधार गलत है। नाथूराम गोडसे से संघ का कोई संबंध नहीं था। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। ये महज दुष्प्रचार है संघ के खिलाफ। लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। और उसके नीचे लिखा हुआ था, एक दिन जब आरएसएस सत्ता में आएगा तो इससे कहीं उपयुक्त स्मारक बनाया जाएगा। और मैं इसका सोर्स आपको कोट कर देता हूं, पैट्रिक नायर, आरएसएस, एक मिनट मैं सोर्स बताता हूं। पैट्रिक नायर, आरएसएस गॉडसेज शाइन, अंग्रेजी पत्रिका इंडियन करेंट्स, 19 सितंबर 2004। मैं आपको सोर्स भी कोट कर रहा हूं। की बात करेंगे आशुतोष जी, आप इंडियन करेंट्स को सोर्स मानते हैं? रसिया के पैसे से चलने वाला अखबार सर, ब्लीज अखबार को आप कोट करेंगे? सुभद्रा जोशी के सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी को कोट करेंगे? मैं इससे ज्यादा जहरीले बातों को कोट कर सकता हूं जो संघ के खिलाफ कहा गया है। सुभद्रा जोशी का सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी, करंट अखबार, ब्लीज अखबार, इनका एक ही उद्देश्य था, संघ के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार करना। आप इसको कंडेम करते हैं। आई एक्सेप्ट योर पॉइंट। लोकतंत्र के अंदर आपको अपनी विचार रखने का अधिकार है, गलत है, एकदम निराधार। आशुतोष जी, एकदम गलत और निराधार है। संघ का गोडसे से कोई संबंध नहीं था, दूर का कोई संबंध नहीं था। गोडसे संघ के आलोचक थे, संघ की कार्य पद्धति की, संघ की आइडियोलॉजी की गोडसे आलोचक थे। पंकज जी, क्या आप बताएंगे कि आरएसएस का गोडसे से क्या संबंध था?
देखिए, गोडसे सन 30 में बाकायदा उनके साथ था, संघ का कार्यकर्ता था, हेडगेवार के साथ वो पूरे महाराष्ट्र के दौरे में थे। 34 में जाकर उन्होंने छोड़ा था संघ, और उसके बाद ये था कि वो कुछ और ज्यादा करना चाहते थे। सावरकर से बाद में वो प्रभावित थे, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा आरएसएस से बना रहा। और ये बात तो उनके भाई खुद गोपाल गोडसे ने ये बात कही है कि उन्होंने इसलिए ये माना बाद में कि हम आरएसएस से नहीं है, ताकि गांधी की हत्या जब हुई और धरपकड़ शुरू हुई तो आरएसएस को उसमें तकलीफ ना हो। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात किसने कही? ये बात गोपाल गोडसे और उनके भाई जो है, उनकी किताब है जो हत्या में शामिल, जो षड्यंत्र में शामिल थे। और दूसरी बात मैं एक जो बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा कि क्यों आपने पूछा कि गोलवलकर की नहीं बन सकती मूर्ति, इसलिए नहीं बन सकती कि पटेल का जो भारत है और गोलवलकर का जो हिंदू राज है, उसमें दोनों में बुनियादी फर्क है। जो 38 में किताब आई गोलवलकर की, जिसमें उन्होंने जो वी और आवर नेशनहुड डिफाइंस, उसमें साफ ये बातें कही गई हैं कि जो पितृभूमि और पवित्र भूमि दोनों जिसकी भारत में होगा, वही इस देश के प्रति निष्ठावान हो सकता है। जाहिर है कोई भी अल्पसंख्यक इस निगाह से देशभक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोलना चाहते हैं? सॉरी रीता जी, मैं आपके थोड़ी देर बाद। सुधांशु जी प्लीज बोलिए। सुधांशु, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पंकज जी ने जो अभी एक बात कही जो पहले कही थी, अभी उन्होंने ये कहा कि साहब पितृभूमि और पवित्र भूमि दोनों जो भारत को मानता है, उस दृष्टि से कोई अल्पसंख्यक भारत को नहीं मान सकता। ये बहुत आपत्तिजनक बात है। क्या हम ये मानते हैं कि अल्पसंख्यकों के पूर्वज बाहर से आए थे? यदि वह यह मानते हैं तो बस कुछ साल इंतजार करिए, ह्यूमन जीनोम की मैपिंग कंप्लीट हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्टमाउथ मैसाचुसेट्स ने एक पेपर भी पब्लिश किया था। सुधांशु जी, पवित्र भूमि का अर्थ है कि अगर कहीं बाहर पे मक्का है, कहीं किसी का यरूशलेम है, कहीं कुछ है, पवित्र भूमि का ये आशय है। वो जीनोम थ्योरी मत समझाइए, वो अलग चीज हो गई कि कौन कहां से आया। तो मैं उस आशय को भी स्पष्ट कर रहा हूं। पितृभूमि सबकी भारत में है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं उस आशय को भी। हाँ, मैं एक मिनट, मुझे अपना बात पूरी करने दें जी। मेरा आशय यह है कि यदि इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, यदि वहां पर उसकी अमेरिका में एम्बेसी जो वॉशिंगटन में है, मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे, उसके बाहर 9 फुट की सरस्वती की प्रतिमा प्रतीक के रूप में रहती है, और वो कहते हैं हमारी संस्कृति का प्रतीक है, इसका धर्म संप्रदाय से मतलब नहीं है, तो उसी प्रकार भारत में भी यही होना चाहिए था। मगर दुर्भाग्य से जो आपने कहा कि सवाल ही उल्टा है, भारत में मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं, मैं एक सैद्धांतिक बात कह रहा हूं कि परंतु ऐसा नहीं हुआ। बुनियादी समझ है कि पवित्र भूमि और पितृभूमि दोनों भारत में होगी, तब आप देश के प्रति निष्ठावान होंगे। इस तर्क पे और जो भारत विचार है, जिसके लिए सरदार पटेल कहते हैं कि मुसलमानों को यह विश्वास अगर आप नहीं दिला पाए कि भारत उनका भी उतना है, तो आपको भारत की सांस्कृतिक परंपरा पर गर्व करने का कोई अधिकार नहीं। भारत और हिंदू राज का ये दो अलग अलग। सुधांशु जी को बोलने दीजिए। सुधांशु, कृपया मुझे अपना बात पूरा करने दें। आशुतोष जी, यह बात गलत है। बिल्कुल सुधांशु जी बोलिए आप। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस बराबरी की बात सरदार पटेल ने कही थी, 2008 में सरदार मनमोहन सिंह ने बतौर प्राइम मिनिस्टर कहा, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। यह बराबरी है जिसकी वो बात कर रहे हैं जी। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, इसीलिए हमारा विरोध है कि इन्होंने वोट की राजनीति कर दी, बराबरी का भाव समाप्त कर दिया। सुधांशु जी, जो बात पंकज जी कह रहे थे, एक बार फिर मैं पुण्य भूमि और पितृभूमि, जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि हिंदुस्तान नहीं होगी, क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं होगा? क्या जो क्रिश्चियंस हैं, क्या जो मुस्लिम्स हैं, उनकी अगर उनकी पुण्य भूमि और अगर वो भारत के बाहर है, तो क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं होंगे? क्या गोलवलकर जी की इस राय से आप सहमत हैं? देखिए, ये तो आप बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं भी आपकी पुण्य भूमि हो, आप उस पर आस्था रखिए, मगर अगर आप भारत की धरती पे आस्था नहीं रखते हैं और उसको आप मान्यता दे रहे हैं, नहीं, मान्यता देने की बात नहीं है। से बड़ी खतरनाक प्रश्न, मान्यता देने की बात नहीं। मैं हमारा ये कहना था कि गोलवलकर जी ने ये कहा, मैं ये बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गोलवलकर जी ने यह कहा कि जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि होगी वही हिंदुस्तान का होगा। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मानने वाले लोगों की जो पुण्य भूमि है वह हिंदुस्तान के बाहर है, यानी वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं होंगे। आपके आरएसएस की विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं तो। जी नहीं, विचारधारा हमारी यह है कि इस देश के साथ आस्था रखिए। अगर आप वैसे आज कहेंगे तो आप ननकाना साहब पाकिस्तान में है। नहीं, तो माना जाएगा कि ये तो यानी आप गुरुजी गोलवलकर, हमारा कहने का भाव यह है कि भौगोलिक आधार कहीं भी हो, आपकी आस्था और संस्कृति इस देश से जुड़ी होनी चाहिए। यानी आप गुरुजी गोलवलकर की राय से सहमत नहीं है? मैं तो यही बात कह रहा हूं आपसे जी। आप गुरु गोलवलकर की राय का जो मूल भाव है, आप उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं मूल भाव उन्होंने कहा कि इस देश की संस्कृति में आस्था रखनी चाहिए सर। जैसे मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा सर
कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद। यदि अल्लामा इकबाल कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के भगवान जो है भगवान राम है, तो क्या प्रॉब्लम है किसी मुसलमान को ये बात मानने में? नहीं सुधांशु जी, ये मेरा कहने का भाव था। ये गोलवलकर जी कह रहे किसी को मानिए, कोई बात नहीं है। एक मिनट, चूंकि मसला उठ गया, मत करिए, चूंकि एक मसला उठ गया इसलिए मैं आगे भी जोड़ूंगा इसमें। आपने पुण्य भूमि पृथ्वी के आगे गुरुजी गोलवलकर क्या लिखता है बंच ऑफ थॉट में? हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, पहले नंबर पर मुसलमान, दूसरे नंबर पर क्रिश्चियन, तीसरे नंबर कम्युनिस्ट। ये पुण्य भूमि और पृथ्वी भूमि की बात ऐसे नहीं है, तो सवाल तो खड़े होंगे। जी रीता जी, आप कुछ बोलना चाहती थी इसमें? रीता जी देखिए, अभी अभी जो कुछ बोला इन्होंने सुधांशु जी ने, इनका आरएसएस की मंशा, उसकी सोच पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और जो पंकज जी ने कहा, जो और हिस्टोरियंस कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अगर किसी की प्रतिमा बनाते हैं तो उस आइडियोलॉजी से आपको कंफर्म करना होगा। आपकी आइडियोलॉजी गोलवालकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है, एक जगह पर कोटेड है कि जब मैं किसी मुसलमान को देखता हूं तो मेरे शरीर का एक एक रोम घृणा से भर जाता है। ये भी तो उन्हीं का कोट है, प्रश्न यह नहीं है। आरएसएस और हिंदू महासभा, देखिए सब हिंदू महासभा से निकले हैं, और हिंदू महासभा का जो हिंदू राष्ट्रवाद है बहुत ही खतरनाक था प्री इंडिपेंडेंस, और उसी से सब शाखाएं निकली हैं, चाहे वो जनसंघ हो चाहे आरएसएस हो। इनको आज बोलना पड़ेगा। अगर आज ये कहते हैं कि वो सही हैं पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भारत की अखंडता की है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की है। ये कहें कि आरएसएस गलत है, उसकी आइडियोलॉजी गलत है, देखिए दे आर बैडली एक्सपोज। ये नकली और फॉल्स आइडियोलॉजी लेकर और सेकुलरिज्म की गाथा गाकर ये कहीं पहुंचेंगे नहीं, पूरा देश जानता है ना। रीता जी मैं आपको रोकूंगा, माफ करिएगा, आई हैव टू स्टॉप एंड आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात थोड़ी सी भी बुरी लगी हो, क्योंकि बातचीत है, विचारों का संगम है, विचारों का संग्राम भी होगा, और इसमें कभी कभी तीखी बात भी निकल जाएगी। अगर मुझे किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं।